कल्पना कीजिए कि एक कंपनी है, हर दिन हजारों नए ग्राहक जुड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया स्थिति है। बिल्कुल। सेल्स का जो ग्राफ है वो एकदम आसमान छू रहा है, हर तरफ जश्न का माहौल है। लेकिन महीने के अंत में जब बैंक अकाउंट देखा जाता है ना, तो वो लगभग खाली मिलता है। अरे बाप रे, ये तो मतलब एक बहुत ही डरावना सपना है किसी भी बिजनेस के लिए। है ना? सफलता के इतने बड़े आंकड़ों के बावजूद एक व्यापार दिवालिया होने की कगार पर कैसे पहुंच सकता है? यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। बिल्कुल। और आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हम ये समझने वाले हैं कि डेटा की दुनिया में जो सतह पर दिखता है वो हमेशा पूरी सच्चाई क्यों नहीं होता। सही कहा। आज हमारे पास पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस कोर्स का एक बेहद विस्तृत सिलेबस है और साथ ही एक सेल्स डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट की गाइड भी मौजूद है, जो कि बहुत ही इंसाइटफुल है। हाँ। और आज की चर्चा का मिशन बहुत स्पष्ट है। हमें ये डिकोड करना है कि आज के दौर में जो डेटा ड्रिवन इंसाइट्स होते हैं, यानी आंकड़ों से मिलने वाली जानकारी, वो महज कोई कॉर्पोरेट फैशन नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि किसी भी व्यापार के जीवित रहने के लिए एक बुनियादी जरूरत बन चुकी है। इसे ऐसे समझते हैं, जब भी कोई लंबी और रोमांचक सड़क यात्रा पर निकलता है तो क्या सीधे कार स्टार्ट करके हाईवे पर जाया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले डैशबोर्ड की तरफ नजर जाती है। वंडरफुल वंडरफुल। वही मैं सोच रहा था। ईंधन कितना है, इंजन का तापमान क्या है, टायर का प्रेशर कैसा है। हाँ, क्योंकि अगर बिना ये सब चेक किए यात्रा शुरू कर दी तो बीच रास्ते में गाड़ी का ब्रेकडाउन होना तो लगभग तय है। बिल्कुल। और बिल्कुल यही स्थिति कोडिंग और डेटा की दुनिया में भी होती है। पाइथन जैसी शक्तिशाली भाषा में सीधे कोड लिखने से पहले सेल्स डेटा के व्यावसायिक उद्देश्यों को समझना उस कार के डैशबोर्ड को समझने जैसा ही है। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। जैसे असाइनमेंट ऑन क्लिक जैसी कंपनियों का ही उदाहरण ले लिया जाए, उनके लिए इस तरह के डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट्स किसी लीड की हड्डी से कम नहीं होते। और इस डैशबोर्ड वाले उदाहरण में एक और बात जोड़ना चाहूंगी मैं। हाँ बिल्कुल, बताइए। जब हम पाइथन या किसी भी उन्नत प्रोग्रामिंग भाषा की बात करते हैं ना, तो अक्सर सारा ध्यान सिंटैक्स, लूप्स और कोड की जटिलताओं पर केंद्रित हो जाता है। जो कि स्वाभाविक है, लोग कोडिंग में खो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये कोर्स और ये प्रोजेक्ट गाइड एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा की ओर इशारा करते हैं। ये स्पष्ट करते हैं कि डेटा का विश्लेषण कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। मतलब कोई मशीन वाली बात नहीं है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि जहां बस एक तरफ से रॉ डेटा डाला और दूसरी तरफ से रिपोर्ट निकल आई। यह असल में किसी व्यापार के संपूर्ण स्वास्थ्य को डायग्नोस करने का एक तरीका है। एक डॉक्टर की तरह। सही कहा। बिना ये जाने कि डेटा के पीछे का व्यावसायिक उद्देश्य क्या है, कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम या पाइथन स्क्रिप्ट पूरी तरह से दिशाहीन है। तो मतलब सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? डेटा एनालिसिस के वर्कफ्लो में सबसे पहला और सबसे अहम कदम ये तय करना है कि असल में मापना क्या है और क्यों मापना है। बिना इसके तो सब बेकार है। बिल्कुल। अगर कोडिंग शुरू करने से पहले ये बुनियादी सिद्धांत स्पष्ट नहीं है, तो हम केवल ऐसे उत्तर ढूंढ रहे होंगे जिनका कोई प्रासंगिक प्रश्न ही मौजूद नहीं है। ये एक बहुत ही गहरी और सटीक बात है कि बिना सही प्रश्न के सही उत्तर का कोई मूल नहीं है। एकदम सही। और जब हम क्या मापना है की बात करते हैं, तो हम अनिवार्य रूप से केपीआई यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे होते हैं, जो कि इस पूरे एनालिसिस की जान है। हाँ। गाइड बहुत ही स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देती है कि बिना ये जाने कि क्या मापना है, डेटा का विश्लेषण शुरू ही नहीं किया जा सकता। ये केपीआई हवा में उछाले गए कुछ रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि ये बिजनेस की सफलता को मापने का एक वैज्ञानिक पैमाना है। अगर सेल्स ग्रोथ का ही उदाहरण लिया जाए, हाँ, सेल्स ग्रोथ सबसे बेसिक और जरूरी केपीआई है। बिल्कुल। इसका गणित बहुत सीधा है, लेकिन इसके पीछे की सोच बहुत गहरी है। बिक्री की ग्रोथ मापना असल में ये देखने जैसा है कि व्यापार की गति बढ़ रही है या घट रही है। पिछले महीने जो कमाया और इस महीने जो कमाया, उन दोनों का अंतर ही असली प्रोग्रेस है ना? एकदम सही। और इससे प्रतिशत में इसलिए बदला जाता है ताकि एक छोटी सी दुकान जो 100 रुपए कमाती है और एक मल्टीनेशनल कंपनी जो करोड़ों कमाती है, दोनों के प्रदर्शन को एक ही पैमाने पर तौला जा सके। ये प्रतिशत वाली बात बहुत जरूरी है। प्रतिशत हमें एक निरपेक्ष तस्वीर देता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे खिसक रहे हैं। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं
और कौन से मैट्रिक्स हैं जो जरूरी हैं? स्थिति को समझने के लिए केवल एक मैट्रिक पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। गाइड में कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण केपीआई का उल्लेख है जो किसी भी बिजनेस मॉडल की गहराई को मापते हैं। अच्छा, जैसे कि? एक बहुत ही शानदार उदाहरण है ARPU, यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट। इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि कुल कमाई को बेची गई कुल इकाइयों की संख्या से विभाजित कर दिया जाए। तो मतलब प्रति प्रोडक्ट कितनी कमाई हो रही है? बिल्कुल, ये बताता है कि कंपनी का हर एक उत्पाद औसतन कितनी कमाई ला रहा है। अगर ये आंकड़ा गिर रहा है तो इसका मतलब है कि शायद कंपनी को भारी डिस्काउंट देने पड़ रहे हैं। या फिर हो सकता है कि सस्ते उत्पादों की बिक्री ज्यादा हो रही हो? हाँ, बिल्कुल। और इसी के समानांतर एक और मैट्रिक है कन्वर्जन रेट। ये मापता है कि जितने भी संभावित ग्राहक या लीड्स आए उनमें से कितने प्रतिशत वास्तव में खरीदारी करके गए। तो अगर 1000 लोग वेबसाइट पर आ रहे हैं लेकिन सिर्फ 10 लोग सामान खरीद रहे हैं, तो कन्वर्जन रेट बहुत खराब है। ऐसे में पाइथन स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल करके इस कन्वर्जन फनल में मौजूद उस रुकावट को पहचाना जा सकता है जहां से लोग वापस लौट रहे हैं। तो ये केपीआई केवल समस्याओं को उजागर नहीं करते बल्कि सुधार के लिए और यथार्थवादी लक्ष्य तय करने के लिए एक जमीन तैयार करते हैं। एकदम सही कहा आपने। और यहीं पर वो 2 मैट्रिक्स आते हैं जो शायद पूरी सेल्स डेटा एनालिसिस के सबसे रोमांचक और निर्णायक हिस्से हैं। मैं समझ रही हूँ आप किन की बात कर रहे हैं। CLV यानी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू और CAC यानी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। ये दोनों तो किसी भी बिजनेस के पिलर्स हैं। हाँ, अगर CLV को सरल शब्दों में डिकोड किया जाए तो ये वो कुल अनुमानित आय है जो कोई एक ग्राहक अपने पूरे व्यापारिक रिश्ते के दौरान कंपनी को दे सकता है। और दूसरी तरफ CAC है, यानी वो लागत जो एक नए ग्राहक को अपनी तरफ खींचने में मार्केटिंग और विज्ञापन पर खर्च होती है। बिल्कुल। अब अगर शुरुआत में बात की गई उस कंपनी के परिदृश्य पर वापस लौटें जो तेजी से बढ़ रही थी लेकिन फिर भी दिवालिया हो रही थी। हाँ, जिसका बैंक अकाउंट खाली था। यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट गणित सामने आता है। अगर किसी का CAC उसके CLV से ज्यादा है तो क्या इसका सीधा सा मतलब ये नहीं है कि बिजनेस सिर्फ और सिर्फ पैसे जला रहा है? बिना किसी शक के। मतलब एक ग्राहक को अपने प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए विज्ञापन पर हजारों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और वो ग्राहक अपनी पूरी जिंदगी में उस कंपनी से सिर्फ 500 रुपए का सामान खरीद रहा है। तो नुकसान तो होना ही है। बाहर से देखने पर ग्राहकों की संख्या बढ़ती हुई दिखेगी लेकिन अंदर ही अंदर कंपनी खोखली हो रही होगी। ये एक ऐसा जाल है जिसमें बहुत से स्टार्टअप्स और नए बिजनेस फंस जाते हैं जो सिर्फ कस्टमर एक्विजिशन के पीछे भागते हैं। बिल्कुल, वे ग्रोथ के पीछे भागते हैं लेकिन इन 2 मैट्रिक्स के बीच के संतुलन को नजरअंदाज कर देते हैं। केपीआई का असली महत्व सिर्फ किसी स्प्रेडशीट में एक नंबर देखने में नहीं है। तो फिर किसमें है? इन नंबरों के बीच के उस अदृश्य रिश्ते को समझने में है। जब हम पाइथन जैसे टूल्स का उपयोग करते हैं तो हम लाखों करोड़ों ग्राहकों के डेटा को प्रोसेस करके हर एक ग्राहक सेगमेंट का सटीक CLV और CAC सेकंडों में निकाल सकते हैं, जो कि पारंपरिक तरीकों से या मैनुअली करना लगभग असंभव है। हाँ, इन केपीआई की नियमित निगरानी से व्यावसायिक रणनीतियों को मुख्य लक्ष्यों के साथ अलाइन किया जा सकता है। इसका व्यावहारिक उपयोग क्या होगा बिजनेस के लिए? इसका व्यावहारिक उपयोग ये है कि संसाधनों को यानी मार्केटिंग बजट को वहां मोड़ा जा सकता है जहां CLV अधिक हो और CAC कम हो। ये केवल बिक्री मापने का काम नहीं है, ये एक तरह से जोखिम प्रबंधन है। मतलब ये सुनिश्चित करना है कि व्यापार की बुनियाद गणितीय रूप से ठोस है। बिल्कुल। तो ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि केपीआई हमें एक स्नैपशॉट देते हैं। ये बता देते हैं कि आज इस पल में हम कहाँ खड़े हैं, हमारी गति क्या है और हमारा ईंधन कितना तेजी से खर्च हो रहा है। वर्तमान की पूरी तस्वीर। हाँ, लेकिन व्यापार की दुनिया में सिर्फ आज को देखना काफी नहीं है। अगर आज बिक्री अच्छी है तो क्या कल भी अच्छी रहेगी? कोई भी व्यापार केवल मौजूदा स्थिति के भरोसे तो नहीं चल सकता ना। उससे ये जानना ही होता है कि वो किस दिशा में जा रहा है। और यहीं से हमारी चर्चा एक नए आयाम में प्रवेश करती है, सेल्स ट्रेंड एनालिसिस, यानी शोर के बीच सही दिशा को पहचानना। बहुत जरूरी है। गाइड के अनुसार बाजार के व्यवहार और उपभोक्ता की प्राथमिकताओं को समझने के लिए इन ट्रेंड्स की पहचान करना नितांत आवश्यक है। और इसके लिए टाइम सीरीज एनालिसिस और मूव इन एवरेजेस जैसे सांख्यिकीय टूल्स का सहारा लिया जाता है। ये टूल्स वाकई गेम चेंजर है।
टाइम सीरीज एनालिसिस अनिवार्य रूप से डेटा को समय के चश्मे से देखने की एक तकनीक है। इसे थोड़ा और आसान भाषा में कैसे समझेंगे? जब हम एक निश्चित अवधि जैसे पिछले 5 साल या पिछले 24 महीने के डेटा का लगातार विश्लेषण करते हैं तो कुछ खास पैटर्न उभर कर सामने आते हैं जो एक दिन या एक हफ्ते के डेटा में कभी दिखाई नहीं देंगे। अच्छा, लॉन्ग टर्म पैटर्न्स। हाँ, और जहां तक मूविंग एवरेजेस का सवाल है, ये एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। रोजमर्रा के सेल्स डेटा में बहुत अधिक शोर या उतार चढ़ाव होता है। जैसे कोई सेल आ गई या मौसम खराब हो गया। बिल्कुल, किसी दिन बारिश की वजह से बिक्री बहुत कम हो गई या किसी दिन अचानक किसी त्योहार की वजह से बिक्री आसमान छूने लगी। मूविंग एवरेजेस इन छोटी अवधि के हिचकोलों को स्मूथ आउट कर देते हैं। मतलब वो जो रैंडम स्पाइक्स हैं उन्हें हटा देते हैं। एक 7 दिन या 30 दिन का मूविंग एवरेज निकालकर हम उस शोर को शांत कर देते हैं और एक स्पष्ट लंबी अवधि का ट्रेंड देख पाते हैं कि कुल मिलाकर ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ। रुकिए, यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। मुझे यहाँ एक वैचारिक गड़बड़ लग रही है। कैसी गड़बड़? जब हम डेटा को स्मूथ करने की बात कर रहे हैं तो गाइड के अनुसार हम अल्पकालिक उतार चढ़ाव को समतल कर रहे हैं ताकि बड़ी तस्वीर दिख सके। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो छोटा सा उतार चढ़ाव असल में किसी बहुत बड़ी समस्या का पहला चेतावनी संकेत हो, जिसे हम महज शोर मानकर नजरअंदाज कर रहे हों? आपका सवाल बहुत जायज है। मतलब मान लीजिए कि अचानक से लगातार 3 दिन बिक्री तेजी से गिर जाती है। मूविंग एवरेज तो पूरे 30 दिन का औसत निकालकर उस गिरावट को छुपा लेगा, लेकिन हो सकता है कि वो गिरावट असल में किसी बहुत ही आक्रामक नए कॉम्पिटिटर के बाजार में आने का पहला संकेत हो। क्या स्मूथिंग की प्रक्रिया हमें अंधेपन की तरफ नहीं धकेल सकती? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि यही वो जगह है जहाँ केवल गणित और फॉर्मूले काम नहीं आते, बल्कि सही विश्लेषणात्मक टूल्स और इंसान के संदर्भ को जोड़ने की आवश्यकता होती है। तो इसका समाधान क्या है? मूविंग एवरेज कभी भी आइसोलेशन में यानी अकेले इस्तेमाल करने के लिए नहीं बने हैं। गाइड में स्पष्ट रूप से डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स जैसे टैब्यू, पावर बीआई और सांख्यिकी सॉफ्टवेयर जैसे SPSS और R के साथ साथ पाइथन के विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज का जिक्र है। तो ये टूल्स मतलब पूरी तस्वीर एक साथ दिखाते हैं। हाँ, ये एडवांस टूल्स सिर्फ डेटा को स्मूथ नहीं करते, बल्कि ये एक साथ कई लेयर्स दिखाते हैं। एक विश्लेषक रॉ डेटा के स्पाइक्स को भी देखता है और उसके ऊपर चल रहे मूविंग एवरेज को भी। अच्छा, मतलब दोनों ग्राफ एक साथ? बिल्कुल। ये तुलना ही ये तय करने में मदद करती है कि क्या वो उतार चढ़ाव महज एक सांख्यिकीय शोर था या किसी वास्तविक मार्केट शिफ्ट की शुरुआत। इसके अलावा ट्रेंड्स को केवल एक ही नजरिए से नहीं देखा जाता, हमें उनके प्रकारों को भी अलग अलग समझना होता है। हाँ, गाइड में 3 मुख्य प्रकार के ट्रेंड्स को बहुत ही स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है: सीजनल, मार्केट और प्रोडक्ट ट्रेंड्स। ये तीनों बहुत अलग अलग कहानियां बताते हैं। सीजनल ट्रेंड्स तो काफी सहज हैं। ये वे बदलाव हैं जो छुट्टियों, त्योहारों या मौसम के अनुसार होते हैं। अगर कोई कंपनी इन्हें पहले से समझ ले तो इन्वेंट्री मंगवाने और मार्केटिंग कैंपेन की प्लानिंग करने में कभी चूक नहीं होगी। बिल्कुल, जैसे सर्दियों में हीटर की सेल बढ़ जाना। हाँ, फिर आते हैं मार्केट ट्रेंड्स, जो थोड़े गहरे होते हैं। ये उपभोक्ता के व्यवहार या नई तकनीक के आने से होने वाले बड़े बदलावों को दर्शाते हैं। जैसे लोग अब ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा पसंद करें। एकदम सही। और अंत में प्रोडक्ट ट्रेंड्स, जो ये बताते हैं कि कंपनी के पोर्टफोलियो में कौन से उत्पाद बाजार में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं और कौन से अपनी चमक खो रहे हैं, ताकि रिसर्च और डेवलपमेंट का फोकस उसी दिशा में मोड़ा जा सके। और इन सभी ट्रेंड्स को लगातार ट्रैक करना ही भविष्यवाणियों यानी फॉरकास्टिंग का आधार बनता है। जब ऐतिहासिक डेटा को पाइथन के प्रिडिक्टिव मॉडल्स में फीड किया जाता है तो ये एल्गोरिदम अतीत के सीजनल और मार्केट ट्रेंड्स को समझकर ये बता सकते हैं कि अगले 3 महीने में किस उत्पाद की कितनी मांग होने वाली है। ये कंपनियों को हमेशा प्रतियोगिता में एक कदम आगे रहने में मदद करता है। अब तक की तस्वीर काफी साफ हो चुकी है। मौजूदा स्थिति को नापने के लिए KPIs हैं और भविष्य की दिशा देखने के लिए ट्रेंड्स हैं। बिल्कुल। लेकिन एक बहुत ही व्यावहारिक बात यह है कि कोई भी बिजनेस हर दिन सिर्फ 5 साल के लंबी अवधि वाले ट्रेंड्स के भरोसे तो नहीं बैठ सकता। नहीं, डे टू डे ऑपरेशंस भी तो देखने। वही तो, रोजमर्रा की चुनौतियों, अचानक खड़ी होने वाली समस्याओं और अवसरों से निपटने के लिए एक सिस्टम चाहिए होता है। यहीं पर मंथली परफॉर्मेंस एनालिसिस तस्वीर में आता है।
इसे एक तरह की नियमित स्वास्थ्य जांच या रेगुलर सर्विसिंग कहा जा सकता है। मासिक प्रदर्शन विश्लेषण वास्तव में एक ब्रिज का काम करता है। एक पुल की तरह। हाँ, 1 महीने का समय इतना लंबा जरूर होता है कि उसमें आपको विश्लेषण के लिए सार्थक और पर्याप्त डेटा मिल सके, और साथ ही ये इतना छोटा भी होता है कि किसी गलत दिशा में जा रही रणनीति में समय रहते बदलाव किया जा सके। मतलब कोर्स करेक्शन किया जा सके। बिल्कुल। इसके बिना कंपनियां बस अंधेरे में तीर चला रही होंगी और साल के अंत में उन्हें पता चलेगा कि वो अपने लक्ष्य से मीलों दूर निकल चुकी हैं। शॉर्ट टर्म सफलताओं को सेलिब्रेट करने और चुनौतियों को तुरंत एड्रेस करने के लिए ये मासिक लय बहुत आवश्यक है। इस मासिक एनालिसिस के स्टेप्स भी गाइड में बहुत ही तार्किक क्रम में दिए गए हैं। शुरुआत होती है अलग अलग स्रोतों से डेटा कलेक्शन से, जैसे CRM सिस्टम, वित्तीय रिकॉर्ड और रोजाना की सेल्स रिपोर्ट। लेकिन इसके तुरंत बाद जो स्टेप आता है वो शायद पूरी प्रक्रिया का सबसे थका देने वाला लेकिन सबसे क्रिटिकल काम है, डेटा क्लीनिंग। ओह, डेटा क्लीनिंग तो सबसे बड़ा सिरदर्द होता है डेटा एनालिस्ट का। हाँ, जब डेटा अलग अलग सिस्टम से आता है तो उसमें बहुत सी विसंगतियां होती हैं। कहीं नाम गलत है, कहीं तारीख का फॉर्मेट अलग है, कहीं कोई एंट्री ही गायब है। यहाँ पर इंसान पागल हो सकता है अगर मैन्युअली करे तो। बिल्कुल। और यहीं पर पाइथन की असली ताकत सामने आती है, जहां पांडास जैसी लाइब्रेरीज लाखों पंक्तियों वाले डेटा सेट में से इन खाली या गलत प्रविष्टियों को कुछ ही सेकंड्स में साफ कर देती हैं। पांडास तो मतलब जादू की तरह काम करता है इस मामले में। इसके बाद साफ किए गए डेटा पर उस महीने के लिए KPI कैलकुलेट किए जाते हैं, नए ट्रेंड्स को पहचाना जाता है और फिर उस परफॉर्मेंस की तुलना पिछले महीनों या इंडस्ट्री बेंचमार्क्स के साथ की जाती है। एक प्रॉपर सिस्टमैटिक फ्लो। हाँ, लेकिन इन सब भारी भरकम तकनीकी स्टेप्स के बीच एक स्टेप ऐसा है जो मुझे सोचने पर मजबूर कर देता है। ऐसा कौन सा स्टेप है? सेल्स टीम से फीडबैक कलेक्शन। अरे हाँ, ये वास्तव में पूरे गाइड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर अनदेखा किया जाने वाला बिंदु है। अगर हम इस पर गहराई से विचार करें तो ये एक विरोधाभास लगता है। कैसे? मतलब ये पूरा का पूरा पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस कोर्स है। इसे पूरी तरह से कोड, जटिल एल्गोरिदम्स, सांख्यिकी और मशीनों पर आधारित होना चाहिए था। सही बात है। लेकिन इस मासिक एनालिसिस के सबसे अहम स्टेप्स में से एक ये है कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन से नजरें हटानी है, इंसानों के पास जाना है, अपनी सेल्स टीम के साथ बैठना है और उनसे फीडबैक लेना है। और ये इसलिए जरूरी है। तो इसका कुल मिला के क्या मतलब है? डेटा अपने आप में पूरी कहानी नहीं बताता, इंसानी संदर्भ बहुत ही जरूरी है। मशीनें और एल्गोरिदम आपको पूरी सटीकता से ये तो बता सकते हैं कि क्या हुआ है, लेकिन वो क्यों हुआ, इसके लिए इंसानी संदर्भ का होना नितांत आवश्यक है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। इस बात को अगर असाइनमेंट ऑन क्लिक जैसी वास्तविक कंपनियों के परिप्रेक्ष्य में रखकर देखा जाए तो इसका महत्व और भी स्पष्ट हो जाता है। वो कैसे? मान लिया जाए कि साफ किया गया डेटा और पाइथन स्क्रिप्ट्स ये दिखा रहे हैं कि पिछले महीने किसी एक विशेष क्षेत्र में बिक्री में अचानक 15% की भारी गिरावट आई है। मशीन ने अपना काम कर दिया। हाँ, मशीन ने अपना काम पूरी ईमानदारी से कर दिया और समस्या को उजागर कर दिया, लेकिन जब तक प्रबंधन अपनी ग्राउंड सेल्स टीम से बात नहीं करेगा, उन्हें यह कभी नहीं पता चलेगा कि वो गिरावट किसी प्रतिद्वंद्वी कंपनी द्वारा दिए गए किसी भारी डिस्काउंट की वजह से थी या फिर उस क्षेत्र में कोई तकनीकी खामी थी जिसकी वजह से वेबसाइट ही काम नहीं कर रही थी। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। डेटा क्लीनिंग और KPI सटीकता सुनिश्चित करते हैं, लेकिन इंसानी फीडबैक उस ठंडे डेटा में जान डाल देता है। और जब ये दोनों, मशीनी सटीकता और इंसानी अनुभव, मिलते हैं, तभी संसाधनों का कुशल आवंटन और गोल अलाइनमेंट वास्तविकता में काम कर पाते हैं। और यही वो जगह है जहां से मंथली एनालिसिस के असली और ठोस फायदे निकलकर सामने आते हैं। समय पर रणनीतियों में बदलाव करना, कंपनी के लक्ष्यों को एक सीध में लाना और पैसों और संसाधनों को प्रभावी ढंग से आवंटित करना। बिल्कुल। अगर डेटा और फीडबैक से ये पता चले कि एक खास सोशल मीडिया मार्केटिंग चैनल बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, तो बिना समय बर्बाद किए अगले महीने के लिए वहां से बजट निकालकर किसी ऐसे चैनल या प्रोडक्ट में लगाया जा सकता है जो वास्तव में परिणाम दे रहा हो। और ये सारी कवायद हमें डेटा एनालिसिस के उस अंतिम, सबसे चुनौतीपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण चरण तक ले जाती है। और वो है इनसाइट्स निकालना और उन्हें सही तरीके से प्रस्तुत करना। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कच्चे आंकड़ों के पहाड़ को ऐसे एक्शनेबल कदमों में बदलना जिन पर तुरंत काम किया जा सके।
बिल्कुल, समरी इनसाइट्स। क्योंकि जब बात कंपनी के भविष्य की होती है तो अंत में कोई भी बोर्ड रूम में जाकर सीईओ या स्टेक होल्डर्स को पाइथन का जटिल कोड या लाखों रोज वाली रॉ डेटा की स्प्रेडशीट नहीं दिखा सकता। वो तो सो जाएंगे या कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, आपको उन अत्यधिक तकनीकी आंकड़ों को एक ऐसी साफ और स्पष्ट जानकारी में बदलना होगा जिससे कंपनी के अधिकारी बिना कंफ्यूज हुए ठोस फैसले ले सकें। यह प्रक्रिया बिल्कुल वैसी है जैसे कोई किसी बहुत ही जटिल विदेशी भाषा का अनुवाद कर रहा हो। ये नॉलेज ही मुझे बहुत पसंद आई। रॉ डेटा वो विदेशी भाषा है जो सिर्फ पाइथन समझता है, लेकिन बोर्डरूम में बैठे अधिकारियों को पाइथन की भाषा नहीं आती। उन्हें प्रॉफिट, लॉस और ग्रोथ की भाषा समझ आती है। एकदम सही। इसलिए इस चरण में डैशबोर्ड्स और विजुअल रिपोर्ट्स उस ट्रांसलेटर का काम करते हैं जो पाइथन के कोड को एक ऐसी विजुअल कहानी में बदल देते हैं जिसे देखकर कोई भी तुरंत कह सके कि हाँ, हमें अगले महीने इस नए प्रोडक्ट लाइन पर अपना दाव लगाना चाहिए। ये अनुवाद वाला उदाहरण बहुत ही सटीक बैठता है। इनसाइट्स निकालने का मुख्य उद्देश्य ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके कंपनी की वास्तविक ताकत और कमजोरियों की पहचान करना है। स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जानना। हाँ, ये गहराई से समझना कि ग्राहक असल में क्या चाह रहे हैं, जिसे हम कस्टमर इनसाइट्स कहते हैं, और फिर इन सभी जानकारियों के आधार पर भविष्य की भविष्यवाणी करना और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग या रणनीतिक योजना बनाना। लेकिन जैसा कि आपके उस उदाहरण में स्पष्ट है, अगर आप दुनिया के बेहतरीन प्रिडिक्टिव मॉडल का इस्तेमाल कर लें लेकिन उसे सही ढंग से प्रस्तुत न कर सकें, तो वो सारा का सारा विश्लेषण पूरी तरह से बेकार है। और इन इनसाइट्स को प्रस्तुत करने के तरीके भी गाइड में बहुत ही व्यवहारिक रूप से समझाए गए हैं। सबसे पहला है आसान व्याख्या के लिए चार्ट्स और ग्राफ्स के साथ विस्तृत रिपोर्ट्स तैयार करना। क्योंकि विजुअल्स का इम्पैक्ट अलग होता है। बिल्कुल, लोग लंबी लंबी रिपोर्ट्स पढ़ने के बजाय विजुअल्स को ज्यादा तेजी से प्रोसेस करते हैं। इसके बाद आते हैं डैशबोर्ड्स, जो इस पूरी प्रक्रिया के सबसे डायनामिक टूल्स हैं। डैशबोर्ड्स रियल टाइम अवलोकन देते हैं। मतलब उसी वक्त क्या हो रहा है। हाँ, एक अधिकारी अपनी स्क्रीन पर एक नज़र में देख सकता है कि आज की तारीख में इसी वक्त कंपनी कैसा प्रदर्शन कर रही है, कौन सा मीटर रेड जोन में है और कौन सा ग्रीन में। ये तो बहुत पावरफुल है। और अंततः टीम मीटिंग्स में इन सभी इनसाइट्स को साझा करना, ताकि कंपनी का हर एक कर्मचारी, चाहे वो सेल्स में हो या प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, एक ही दिशा में और एक ही लक्ष्य के लिए काम करे। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य है वो ये है कि इनसाइट्स का ये प्रस्तुतिकरण सिर्फ जानकारी देने या किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं होता है। तो इसका मेन पर्पस क्या है? इसका एकमात्र उद्देश्य त्वरित और सही कार्यवाही को प्रेरित करना है। अगर इस पूरी चर्चा से एक निष्कर्ष निकाला जाए तो वो ये है कि आज के इस अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और तेजी से बदलते बाजार में डेटा संचालित इनसाइट्स का लाभ उठाना अब कोई विकल्प या कोई अतिरिक्त लाभ नहीं रह गया है। मतलब ये कोई लग्जरी नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये महज एक नाइस टू हैव चीज नहीं है। ये व्यापार के जीवित रहने और लगातार आगे बढ़ने के लिए एक पूर्ण आवश्यकता है। जो कंपनियां अपने सेल्स डेटा को डिकोड करने और उससे सीखने में विफल रहती हैं, वे बाजार से बहुत जल्दी बाहर हो जाती हैं। तो अगर आज के इस पूरे गहन विश्लेषण के तारों को एक साथ जोड़ा जाए तो हमने देखा कि कैसे रॉ सेल्स डेटा के अस्त-व्यस्त ढेर को केपीआई के जरिए एक अर्थपूर्ण रूप और दिशा दी जाती है। बिल्कुल। कैसे मूविंग एवरेजेस और टाइम सीरीज का उपयोग करके बाजार के उस शोर को शांत किया जाता है और छिपे हुए ट्रेंड्स को सामने लाया जाता है। कैसे मासिक समीक्षाएं और डेटा क्लीनिंग बिजनेस की सेहत को लगातार दुरुस्त रखती हैं और कैसे अंततः इन सभी तकनीकी प्रक्रियाओं को डैशबोर्ड्स और रिपोर्ट्स के जरिए एक ऐसी रणनीतिक योजना में बदल दिया जाता है जिसे इंसान आसानी से समझ सके। बहुत ही शानदार समरी है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया महज आंकड़ों को दिशा में बदलने का एक बहुत ही शानदार खाका है। लेकिन इस पूरी लंबी चर्चा और इन सभी तकनीकी पहलुओं पर बात करने के बाद एक ऐसा विचार सामने आता है जो इस पूरे डेटा ड्रिवन विश्लेषण से एक कदम आगे की बात करता है। वो क्या है? ट्रेंड्स की कितनी सटीक भविष्यवाणी कर सकती हैं? हाँ, मशीन लर्निंग मॉडल्स। मशीनें हमें बता सकती हैं कि कब, कहाँ और क्या बेचना है, लेकिन जरा सोचिए, यदि भविष्य में ये प्रिडिक्टिव मॉडल्स इतने ही अचूक हो जाते हैं और हर उपभोक्ता के व्यवहार की सटीक गणितीय गणना संभव हो जाती है, तो क्या भविष्य में सेल्स का पूरा पेशा महज एक गणितीय समीकरण बनकर रह जाएगा? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। या फिर डेटा और स्वचालन की इस असीमित प्रचुरता के युग में, जहां हर कंपनी के पास एक से बढ़कर एक एल्गोरिदम होंगे
वहां किसी भी मशीन द्वारा नापी ना जा सकने वाली इंसानी अंतर्ज्ञान और ग्राहकों के साथ विश्वास पर आधारित रिलेशनशिप बिल्डिंग की कीमत पहले से भी कहीं अधिक हो जाएगी। यह एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए।